केमिकल इक्विलिब्रियम हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, इससे पहले हमने जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर देखा था, उसमें हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के होते हैं, और वो बेसिकली लिंक कर रहा था वाटर की टेस्टिंग के साथ, कि वाटर के टेस्ट के लिए आप या कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लेते हैं या आप कॉपर सल्फेट लेते हैं, और वो किस तरह रिवर्सिबल होता है वो हमने देखा था कि उसमें कलर चेंजेस आती हैं, ब्लू टू पिंक, और वो कलरलेस टू ब्लू जो जा रहा था कॉपर सल्फेट का। तो वो था हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रिया इज बेसिकली हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, या आप उसको कह लें कि वो कैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उसको हम देखेंगे। इसमें फिर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो हमारे इक्विलिब्रियम के होते हैं। पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रिया क्या है, फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और फिर हम आज देखेंगे कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, और वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं पोजीशन के, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखें कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रिया जो चीज़ है बेसिकली, वो हमें ये बता रही है कि आपके जो केमिकल, बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है, या इससे पहले तो हमने सिर्फ हाइड्रेटेड सॉल्ट के देखे थे ना, वो एग्जांपल के तौर पे। अब हमें कोई केमिकल रिएक्शन की तरफ लेके चलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रिया कैसे डील करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल है एक, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल वो ली गई है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश होता है। रिएक्शन है हमारे पास जी कि हम जब अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये एक रिएक्शन है जनरल। आपने क्या किया कि अमोनिया गैस और HCl को रिएक्ट करवाया, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब हमारे पास हुआ ये कि सबसे पहले ये एक जनरल रिएक्शन है। इसका अगर हम रिवर्स देखें या आप उसको फॉरवर्ड ले लें, अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन। अच्छा, हुआ ये कि बेसिकली हमने किया ऐसे कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी। टेस्ट ट्यूब में हमें अमोनियम क्लोराइड लिया। ये अमोनियम क्लोराइड है आपका, ठीक है। अब आपने इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया, यानी ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl सॉलिड। अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि इक्विलिब्रिया कैसे स्टेब्लिश होगा, या ये कैसे रिवर्सिबल है। इसको जब आप हीट कर रहे थे तो ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद यहाँ से दो चीजें निकल रही हैं, एक अमोनिया और एक HCl। ये यहाँ से निकल रही हैं गैसेस की फॉर्म में दोनों। हुआ ये कि जब आपने इसको हीट किया अमोनियम क्लोराइड को, तो डिकम्पोज हुआ अमोनिया और HCl गैस, हमें फ्यूम्स उसके नजर आए। यहाँ पे टॉप सरफेस पे जाके होना तो ये चाहिए था कि ये गैस निकल जाती है बाहर, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये आई कि ये जो आपके पास अमोनिया और HCl निकल रहे थे, ये इस टेस्ट ट्यूब के जो कोल्डर सरफेस है, यानी एक तो ये सरफेस है ना, ये हॉटर सरफेस है जहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग लग रही है, जो ये कोल्डर सरफेस है ये वाली एंड पे, ये वाले जो एरियाज हैं, इस पे जाके दोबारा अमोनियम क्लोराइड बनना शुरू हो गया। वाइट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया के सॉल्ट्स, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वाइट हैं अपीयरेंस। ये मैंने आपको बताया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और अमोनियम के सॉल्ट, इनकी वाइट अपीयरेंस होती है। तो यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे कोल्डर सरफेस पे आपके यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यानी वाइट सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और डेट इज बेसिकली जो आपका अमोनिया और HCl बन रहा था, इन्होंने दोबारा रिएक्ट किया और अमोनियम क्लोराइड बनाना शुरू कर दिया।
तो दिस इज बेसिकली, पहले आपने अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करवाया, उधर से अमोनिया और HCl गैस निकली, उन्होंने दोबारा रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो दो रिएक्शन थे हमारे पास, ये इससे जस्टिफाई होते हैं कि आपके केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। पहला रिएक्शन ये है कि आपने, जिसको आप फॉरवर्ड ले लें, या दूसरी, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये फॉरवर्ड था कि अमोनियम क्लोराइड को हमने डिकम्पोज करवाया, और ये आपके पास सेकंड है जो आप इसको रिवर्स ले लें कि अमोनियम क्लोराइड दोबारा फॉर्म हो रहा है फ्रॉम अमोनिया एंड HCl। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर बेसिक साइमल्टेनियस दो रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो इसको हम फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अब इससे इक्विलिब्रिया क्या चीज लिंक करती है? आपके ख्याल में इक्विलिब्रिया का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया का क्या मतलब होता है? सर बैलेंस। लिटरल। दोबारा बताएं। बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। यानी इक्विलिब्रियम, जैसे आप कहते हैं कि दोनों चीजें स्टेबल हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, इस सेंस में हम इसको लेते हैं इक्विलिब्रियम को। ठीक है। अब देखें, हुआ ये कि ये दोनों रिवर्सिबल भी तो यही है कि आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली बैलेंस्ड हो रहे होते हैं, यानी कि जितना फॉरवर्ड हो रहा होता है उतना ही रिवर्स हो रहा होता है। तो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, डेट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो रिएक्शंस जिनमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उतना ही प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में जा रही होती है। तो इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, कि ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ये आपने याद रखना है। हर रिएक्शन के लिए आप नहीं कह सकते। इक्विलिब्रियम इज ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है। तो ये आपके पास है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम इज बेसिकली बैलेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जिस हिसाब से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, उसी उसी रेट पे आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है उस रिएक्शन में। और ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही पॉसिबल है। बेटा, यहाँ तक क्लियर है केमिकल इक्विलिब्रिया का? यस। तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उनमें आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश क्या है कि जिस रेट पे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसी रेट पे आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि उसमें उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, या वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रिया उसको कहते हैं। ठीक है। और आपके पास इसको सिंपल एक उन्होंने एग्जांपल से समझाया हुआ है अमोनियम क्लोराइड की, कि अमोनियम क्लोराइड अगर फॉरवर्ड ले लें, अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन है हीट पे, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके रिजल्ट में अमोनिया और HCl बन रही थी। उसी साइमल्टेनियसली जहाँ पे उनको कोल्डर सरफेस मिली, या जहाँ पे उनका टेम्परेचर थोड़ा लो डाउन हुआ, वहाँ पे उन्होंने दोबारा रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाना शुरू कर दिया। तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होना शुरू हो गए। तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल हम समझाया हुआ है। इस तरह बेतहाशा रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हैबर प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, डिफरेंट गैस सिस्टम के लिए भी होते हैं। तो ये हमारे पास होता है इक्विलिब्रिया। एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रिया क्या चीज होती है? अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इक्विलिब्रिया जो होता है आपका, इस केमिकल इक्विलिब्रिया की, अ, अच्छा, एक चीज होती है
इक्विलिब्रियम इसको कह सकते हैं, या इसको आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। बेटा डायनेमिक का क्या मतलब होता है? Moving, क्या बताएं दोबारा, डायनेमिक स्टैटिक आपने पढ़ा है फिजिक्स में वर्ड? yes, motion, movement. हाँ जी, यानी कि कोई चीज इन मोशन हो, मूव कर रही है, उसका अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो डेट इज कॉल्ड आर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब केमिस्ट्री में डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? डायनामिक इक्विलिब्रियम ये है कि आपका एक रिएक्शन है जिसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और साथ साथ साइमल्टेनियसली रिवर्स रिएक्शन भी उसके साथ हो, मूव हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी। यानी कि आपका देखें, आपका एक रिएक्शन है ना, अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, नेवर गो टू कंप्लीशन। उसका मतलब ये होता है कि जिस रेट पे आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसी रेट पे आपकी प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में जा रही होती है। तो रिएक्शन तो कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है, साइक्लिक है ये। रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बैक टू रिएक्टेंट्स, आपका ये चलता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। तो देखें, ये आपके पास क्या है? आपके पास एक डायनामिक है ना, डायनामिक्स अचीव हो रही है कि आपका रिएक्शन मूव कर रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बात क्लियर है बेटा? Yes, ठीक है। तो आप ये देखें, अब हम हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या प्रॉपर्टीज वो पूछता है, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको फिर हम वन बाय वन देखते हैं उनका मतलब क्या है। तो पहला पॉइंट ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, and concentration of reactants and end products are constant at equilibrium। नंबर 3 देखें, कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम। भी हम देखते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है, सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं जब भी आपको वो डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा आपसे। पहला पॉइंट आप देखें, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला वही कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बेटा आपको ये समझ आ रही है पॉइंट क्या बेसिकली बता रहा है? sir, ये like जैसे वो एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। हाँ, कि ये आपका ये बता रहा है कि आपका मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश होगा ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया जब भी स्टैब्लिश होगा, तो उसका रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कि जिस रेट पे आपका रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, उसी रेट पे आपके प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में आएंगे। उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि
वो जो आपको पहले हमने सारी बात डिस्कस की। तो ये पहला पॉइंट ये है, ये आपको मैं ऐसे क्लियर है, आसान सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें ना बच्चे लिखते हैं आर सेम। वर्ड बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम एट इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये रॉन्ग है। सेम नहीं है, द वर्ड इज कांस्टेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी ना ये सारी थ्योरी समझाता हूँ कि सेम और कांस्टेंट में क्या फर्क है। पहले मुझे बताएं, आपको ये पॉइंट समझ आ रही है? लिखा गया है? सर सेम भी सही नहीं होगा एक तरह से, मतलब। नहीं नहीं, सेम नहीं होता, कांस्टेंट होता है। अब ये देखें जरा, होता ये है बेसिकली कि हमारे पास, अब इसको जरा समझें कि ये कहने का मकसद क्या है, ये है क्या कंसंट्रेशन का। इसको अगर हम ग्राफ में देखें, क्योंकि ये हमारे पास ए एस में यानी कि ए लेवल्स के अंदर ही हमारे पास ये पूरी थ्योरी है इसकी कि क्या होता है। इसमें हमारे पास ना दो कर्व्स होती हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कर्व्स होती हैं, ये आपने बनानी है तो बना लें, लेकिन आप इसको समझे, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अब यहाँ पे समझाना है कि बेसिकली होता क्या है। ये दो कर्व्स होती हैं हमारे पास, इस तरह की आ रही हैं। अब इसमें ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं वो देखें। ये नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और ये ऊपर कंसंट्रेशन आप ले लें। अच्छा, ये जो कर्व देखें, ये वाली कर्व है, ये नीचे से ऊपर जा रही है। आपके ख्याल में ये कर्व किसकी हो सकती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट? तो ऊपर सर वाली है नीचे वाली? ये वाली जो कर्व है, ये वाली, ये आपके पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हम्म। प्रोडक्ट टू रिएक्शन, और नहीं नहीं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये देखें, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की है कि आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ी थी, और प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ पे जहाँ पे ये कांस्टेंट होगी ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है। ये ऊपर वाली जो कर्व है, ये आपकी कौन सी कर्व है, जिसमें आपका रिवर्स रिएक्शन आप कह लें, या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चीज जाती है। दिस इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब देखें, अब मैंने आपको कंसंट्रेशन का बेसिकली मतलब समझाना था कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। जो ये लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, देखें, ये आपके पास दो रिएक्शन हुए। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है H2 + I2 2HI। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और ये रिवर्स में भी ये डिकम्पोज होता है। अब जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा ना, तो जब भी ये रिएक्टेंट और ये वाला रिएक्शन आपका होगा, लेट्स सपोज हम ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं कि जब भी ये जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, तो इस वक्त प्रोडक्ट कितनी थी और रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन थी। इस तरह हम सपोज वैल्यूज ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन और आयोडाइड की एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन थी, वो थी, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0.2 मोल पर DM³ और लेट्स सपोज ये भी 0.2 मोल पर DM³ कंसंट्रेशन थी। और एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, लेट्स सपोज वो उसकी कंसंट्रेशन थी एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल पर DM। अब ये जब भी रिएक्शन होगा,
और इसका इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश होगा तो ये वाली कंसंट्रेशन यही रहेगी, कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट होंगी, तब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। यानी आप इसको किसी भी मतलब के कंडीशन चेंज करके आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, इसी पे आपकी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। सेम का मतलब ये होता है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, यानी ये भी 0.5 ये भी 0.5 हो जाए। तो सेम का वर्ड गलत है। कांस्टेंट का मतलब ये है, बस ये आपको समझाने के लिए बेसिकली कि सेम लिखेंगे तो गलत करेगा। आपने पॉइंट ही लिखने हैं, वहां पे आपसे ये डिस्क्रिप्शन ही पूछी जाएगी। आपसे जब भी पूछा जाएगा आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा, लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। सेम का मतलब है दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ऐसे नहीं होता। इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश होता है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी होती, मोस्टली नहीं होती। हम उसे ये कहते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। यानी जब भी उस रिएक्शन का कोई भी स्पेसिफिक कोई भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये हाइड्रोजन और आयोडाइड वाला ले लिया, आयोडीन वाला ले लिया, तो ये रिएक्शन जब भी होगा तो इसके इक्विलिब्रियम पे हमेशा रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कांस्टेंट वैल्यू होगी, यही वाली वैल्यू होगी जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो कांस्टेंट अलग चीज है, सेम अलग चीज होती है। बेटा क्लियर हुई है बात? यस सर। जी, कोई इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? आपने बस ये समझ रहे हैं कांस्टेंट और सेम का, बाकी छोड़ दें ये थ्योरी किस तरह होता है कैसे होता है। आपने बस ये इसको आपको समझाने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था कि ये सेम और कांस्टेंट में फर्क है। जी बेटा क्लियर है बात? सर ये बात तो क्लियर है कि सेम क्यों नहीं हो सकता और कांस्टेंट क्यों है, लेकिन सर लाइक कांस्टेंट भी कैसे होगा? मतलब दोनों साइड पे एक एक पॉइंट पे होगा स्पेसिफिक कांस्टेंट या ओवरऑल? हाँ, मतलब एक पॉइंट पे होगा ना, मतलब कि ये नहीं हम कह सकते कि रिएक्टेंट्स और है प्रोडक्ट और चीज़ है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और होगी। समझ आइए? यस सर। तो ये आपके लेवल पे सिर्फ यही चीज़ समझानी होती है कि कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बच्चे ये गलती ना करें, सेम ना लिख दें। सेम लिखेंगे तो पॉइंट आपका मार्क, क्योंकि ये इसके फ्री के नंबर हैं। अगर ये लिखने के लिए आ जाए 2 या 3 नंबर की करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, एक आपने लिखना है क्लोज सिस्टम में होता है, एक आपने बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और पहला पॉइंट तो आसान है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और इनकी आगे एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड आसान है, क्लोज सिस्टम। आपके आपको क्लोज सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है? आपके क्लोज सिस्टम क्या चीज होती है? सर जिससे लाइक कोई चीज बाहर अंदर नहीं जा रही है ना। हाँ, क्लोज सिस्टम ये कह सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो आपके उस सिस्टम में ना कोई चीज ऐड हो और ना उससे कोई स्केप करे, तो उसे हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम है। तो इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कहता है कि आपका जो सिस्टम है उस वो क्लोज्ड होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। उसको हम देखते हैं कैसे। देखिए, एक मैं सिस्टम बनाता हूँ। ये दो मैंने आ, करवाए, मतलब ये मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो तो बेटा क्या बनेगा आपके ख्याल में? जी बेटा।
फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हाई टेम्परेचर पे जब डिकम्पोज करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये इधर है। अच्छा, अब ये आपका क्लोज सिस्टम है और ये आपका देखिए यहाँ से स्पेस बनी हुई है, ये आपका ओपन सिस्टम है। अब ये देखें, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हायर टेम्परेचर पे ऐसे है और ये ऐसे भी होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब देखें, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये क्लोज सिस्टम में क्यों पॉसिबल है। देखें, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके रिवर्स रिएक्शन के लिए पॉसिबल तो तब पॉसिबल होगा ना, तब जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो और वो दोनों रिएक्ट करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, तो तभी आपका ये पॉसिबल है, यानी तब भी आपका इक्विलिब्रियम स्टीव होगा ना। इक्विलिब्रियम स्टीव तब होता है जब आपका फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, तो तभी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, तभी हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो अगर तो आपके दोनों रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चीज़ें अवेलेबल हों, जाके वो दोबारा रिएक्ट करके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बना सकें, तभी आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। अब ये केस सेकंड जो है, सेकंड केस जो है ये हमारे पास, इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ से इसका ओपन सिस्टम था। ओपन सिस्टम होने की वजह से आपकी जो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से स्केप हो जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड स्केप होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला तो कैल्शियम कार्बोनेट पे नहीं जा सकता ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपके ओपन सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता आपका, क्योंकि सेकंड आपका रिएक्टेंट ही मौजूद नहीं है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसे कहते हैं हम कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन द क्लोज सिस्टम। पहला पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नंबर टू, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। नंबर थ्री, इन अ क्लोज सिस्टम आपका जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज सिस्टम में अचीव हो सकता है। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो है आपका गैस सिस्टम। अगर तो आपका कोई सिस्टम है सॉल्यूशन वाला या लिक्विड है, जिसमें आपके पास सिर्फ कोई गैस नहीं बन रही, तब आपने याद रखना है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ओपन सिस्टम में भी अचीव हो सकता है। यानी मेरे पास वो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं वो दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में हैं और उनमें कोई गैस का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो तब हम कह सकते हैं कि तब आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ओपन सिस्टम में भी अचीव हो सकता है। लेकिन फॉर गैस, और वो हमेशा गैस के इस तरह पूछेगा, तो आपने याद रखना है कि वो तब हमारे लिए क्लोज सिस्टम ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास है तीनों पॉइंट, क्लोज सिस्टम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और कंसंट्रेशन। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम के। ये प्रॉपर्टीज कह लें, ये पॉइंट्स को पूछेगा तो आपने तीन पॉइंट लिखने होते हैं और इनकी जस्टिफिकेशन। बेटा तीनों पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आपको क्या समझ आती है बात की? व्हाट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम?
सर जिस साइड पे लाइक रिएक्शन तेज हो रहा होता है। अच्छा, और कोई? जी जायमा, आप क्या कहती हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? सर इसका मुझे कुछ भी नहीं पता, समझ नहीं आती होता क्या अच्छा, तो ये देखें, हमारे पास पोजीशन हम क्या बताती है, देखें। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बैक टू रिएक्टेंट। अब पोजीशन क्या बताता है? पोजीशन ये बताता है कि आपका, अच्छा पहले इसको देखें। अगर तो आपके पास इक्विलिब्रियम पे, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम आपके रिएक्टेंट ज़्यादा हों, इक्विलिब्रियम पे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा हो, तो आपके ख्याल में आपका जो इक्विलिब्रियम है उसकी, वो किस तरफ ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे? सर? प्रोडक्ट वाली साइड पे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट ज़्यादा हों, अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज़्यादा हों, ओ, फिर रिएक्टिव वाली साइड पे होगा, तो यस। इसका मतलब है कि आपका जो पोजीशन है उस वक्त वो रिएक्टेंट वाली साइड पे ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर ऐसा केस हो कि आपके इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो आप ये कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट या राइट पे होता है। इसको हम ऐसे कहते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है लेफ्ट टू राइट, यानी फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड। और राइट टू लेफ्ट, यानी ये आपने लिखना भी इस तरह ही है पेपर में, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि अगर वो आप ये कहेंगे ना पेपर में कि द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका झुकाव किस तरफ है, बेसिकली झुकाव, यानी कि आपके इक्विलिब्रियम का झुकाव किस तरफ है, रिएक्टेंट वाली साइड पे ज्यादा है या प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा है। तो हम उसको लिख, अभी आप फिलहाल ये समझिए पोजीशन होता क्या है, इसके हम बाकी केसेस फिर देखेंगे किस तरह चेंज होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंड करती है कि जो जिस तरफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा होता है उसको हम उसकी पोजीशन की तरफ उसको साथ लिखते हैं। जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा है, आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड पे ज़्यादा है, तो हम उसे लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर आपका इसका वाइस वर्सा है कि अगर आपके रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट यानी आपका इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट वाली साइड पे ज़्यादा है, उसका पोजीशन उसकी, तो आप उसको लिखते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट बेसिकली प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और लेफ्ट साइड आपका रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। बेटा ये बताएं, बात क्लियर है, हुई है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब अगर लाइक प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, मतलब उस तरफ है, तो अब क्या मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी? हाँ, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा है। ओके। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे इक्विलिब्रियम पे, तो हम उसे कहेंगे, अच्छा हम ये करते यही है ना, हमने बेसिकली हमने इसको चलने तो नहीं देना ना, हमारा कोई भी रिएक्शन है, हमने ये तो नहीं करना, हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, अच्छा जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, चलता रहे जी, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हमें बेसिकली या तो हमारे लिए रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं या एक केमिकल रिएक्शन में हमारे लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने उस इम्पोर्टेंस की बेस पे उस रिएक्शन को चेंज करवाना होता है, उसके पोजीशन को चेंज कराना होता है, जो हमने आगे फैक्टर्स पढ़ने के, टेम्परेचर बढ़ा के कम करके, वो हमने आगे स्टडी करने हैं।
तो हमने बेसिकली इक्विलिब्रियम पे चलने नहीं देना होता ना एक रिएक्शन को, हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कंडीशंस चेंज करके, उसके पैरामीटर्स वेरिएबल्स चेंज करके, कि मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्विलिब्रियम को लेके जाऊं, ताकि मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट जनरेट हो और वहां से हम निकाल सकें प्रोडक्ट। अगर मुझे रिएक्टेंट वाली साइड पे चाहिए होंगे तो मैं कंडीशंस ऐसी करूंगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो मूव करे, और मेरे रिएक्टेंट ज़्यादा हों। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन को, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में नहीं चलाना हमने। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम जितना फॉरवर्ड बन रहा है उतना ही रिवर्स, वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होता है, और उसकी बेस पे हमने अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को लेना होता है। तो वो हम कंडीशन चेंज करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है बेसिकली वो, अगर आपका इक्विलिब्रियम राइट साइड पे ज्यादा है, डेट मींस कि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा है, वहां से आप प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हैं। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये पोजीशन डिपेंड करती है हमारी, हम इसको चेंज करेंगे और अपने लेंगे। इसके हमने फैक्टर्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और पोजीशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब तो टाइम 1 मिनट रह गए। तो ये बताएं बेटा, यहाँ तक कोई इशू हो?